नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और वीकली राउंड अप कमोडिटी स्पेशल में आपका स्वागत है। हम बात करेंगे कि ये पूरा हफ्ता कमोडिटी मार्केट के लिए कैसा रहा और अगला हफ्ता कैसा रहने वाला है, कहां पर आपके लिए कमाई के मौके बनेंगे, इस पर हम बात करेंगे। और आज हम सबसे पहले बात करेंगे गोल्ड की, क्योंकि सोने की कीमतों में तेज गिरावट आ गई है और अब तो MCX पर भाव ने 46,000 के लेवल को भी तोड़ दिया है। तो अब सवाल यह है कि 46,000 के नीचे गोल्ड खरीदना चाहिए या रुकना चाहिए। हमारे साथ तीन खास मेहमान होंगे बुलियन और क्रूड पर बातचीत करने के लिए। हमारे साथ हैं किशोर नारने मोतीलाल ओसवाल के, हमारे साथ कुणाल शाह हैं निर्मल बंग के, और साथ ही RS शर्मा साहब होंगे पूर्व चेयरमैन ONGC के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कुणाल जी, मेरा पहला सवाल आपसे यही होगा कि गोल्ड का मार्केट जिस तरह से परफॉर्म किया है, पहले तो आप ये बताएं कि ये जो 46,000 से भी नीचे का लेवल हमने देखा है, क्या ये एक्सपेक्टेड था क्या? जी हाँ, मतलब इसमें कोई सरप्राइज नहीं है। जो हिसाब से हमने वर्ल्ड में देखा था कि ग्रोथ बढ़ रही है, जैसे अक्टूबर महीने में IMF ने जो रिपोर्ट निकाली थी, एज पर दैट ग्लोबल GDP इन 2021 वाज एक्सपेक्टेड टू बी 0.3%। अभी जो उसका रिवाइज वर्जन आया है, तो नाउ दैट इज दे हैव रिवाइज्ड दैट टू फ्रॉम 0.3% टू 5%। तो ग्रोथ अच्छी है, तो गोल्ड में थोड़ी बहुत सेलिंग आनी चाहिए। बट इसका मतलब ऐसा नहीं है कि गोल्ड के प्राइस क्रैश हो जाएंगे या गोल्ड के प्राइस में बड़ा फॉल आ जाएगा। दिस इज जस्ट अ करेक्शन। हमने 35% गोल्ड के प्राइस बढ़ते देखे हैं और उसके बाद हमने ये 10-15% का करेक्शन देखा है। तो ऐसा नहीं है कि सब जो गोल्ड का तो जो तेजी है वो खत्म हो गया है और आगे जाके गोल्ड में लंबी मंदी होने वाली है। सो दिस इज जस्ट द हेल्दी करेक्शन इन द सेक्युलर बुल रन ऑफ गोल्ड मार्केट। ओके, ठीक है। किशोर जी, आपका क्या व्यू है? क्योंकि जिस तरह से मार्केट यहाँ पर गिरा है, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि अब तो ये बात हो रही थी कि दाम बढ़ेंगे, लेकिन गोल्ड के मार्केट ने चौंका दिया है। क्या वाकई चौंकाया है या इस बात की संभावना आप लोगों को दिख रही थी कि मार्केट इतना करेक्ट हो सकता है? $50 तक तो एक्सपेक्ट कर रहता है कि $1 तो करेक्शन आना चाहिए। तो यहाँ अगर गिरता है, मतलब आपको 1750 आता है, थोड़ा सा सरप्राइजिंग रहेगा मेरे लिए। दूसरी बात ये है कि दो चीज यहाँ पे हो रहा है। एक है कि जो फर्दर लिक्विडिटी एनहांसमेंट हो रहा है, जो पॉइंट के जो सरकार है, जो नया पैकेज दिखा रहा है, नंबर 1। नंबर 2, इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन। जो इन्फ्लेशन आज नहीं है, बट लोगों में जो एक्सपेक्टेशन है इन्फ्लेशन की तरफ, वो बढ़ता जा रहा है। उसके वजह से जो US का जो बॉन्ड यील्ड्स है वो बढ़ रहा है। तो वो एक मेजर कारण हो सकता है गोल्ड नीचे। जब भी आपको ब्याज दरों में जो बढ़ता आएगा, दरों का जो रेगुलेशन है वो फेड नहीं करेगा, मार्केट भी डिसाइड करता है। मार्केट जो रेट्स डिसाइड करता है वो बॉन्ड मार्केट में दिखाई देता है। तो जहाँ पे आपको 10 ईयर का जो यील्ड जो है, वहाँ पे आपको यील्ड बढ़ते हुए नजर आ रहा है। उसकी वजह ये भी वजह गोल्ड का करेक्शन आने के लिए। बट मैं देखता हूँ इसको शॉर्ट करेक्शन है, बिकॉज आपको जो $1200 का आपको $2,000 तक जो गोल्ड चला था, उसको देखने के लिए नहीं मिला था। अभी फिलहाल के लिए करेक्शन देखने के लिए मिल रहा है। इवन 1680-1700 भी आ जाता है। तो मुझे ये जो आगे साल, 1 साल, 2 साल में जो इन्फ्लेशन जो बढ़ेगा, डेफिनेटली जो इंटरेस्ट रेट्स बढ़ने वाला है वो पीछे ही रह जाएगा और इन्फ्लेशन पहले बढ़ेगा। मेरे हिसाब से अगर अगले साल का इंडिया का भी प्रोजेक्शन देख लीजिए, 11% के आसपास का GDP ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहा है अगले साल के लिए। जब 11% GDP ग्रोथ होगा, डेफिनेटली कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन आपको 8% के आसपास का इन्फ्लेशन देखने की मिल सकता है। तो मेरे हिसाब से गोल्ड का रैली जो सेक्युलर बुल ट्रेंड है वो कंटिन्यू रहेगा। उसके अंदर आपको जो करेक्शंस है, आपको 25-30% सेक्युलर बुल ट्रेंड के अंदर करेक्शंस भी आपको देखने के लिए मिल सकता है। बट हालांकि मैं देखता हूं कि अगर 1750 के नीचे आता है तो थोड़ा सा इसमें कॉशियस रहना चाहिए और देन वहां पे आपको रीअसेस कर लेना चाहिए। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि चूंकि फंडामेंटली गोल्ड का मार्केट मजबूत है, लिहाजा ये करेक्शन तो आया है, लेकिन ओवरऑल मार्केट में अभी भी कोई बड़ी मंदी नहीं है और लॉन्ग टर्म का मार्केट अभी भी मजबूत दिख रहा है। तो चलिए, अब चूंकि लॉन्ग टर्म की बात हो रही है, तो गोल्ड को लेकर के हमने एक बड़ा पोल किया है।
और पोल के नतीजे क्या आए हैं ये जरा हम आपको बता दें। पहले आपको ये बताते हैं कि हमने सवाल क्या पूछा था। हमने ये सवाल पूछा था कि जून तक गोल्ड का भाव कहाँ तक जा सकता है। नतीजे आपकी स्क्रीन पर हैं। ग्लोब कैपिटल, पैराडाइम कमोडिटी का मानना है कि आपको 52,000 का लेवल जून तक दिख सकता है। मतलब यहाँ से करीब करीब 6,000 रुपये की तेज़ी जून तक गोल्ड में आ सकती है इन दोनों ब्रोकरेज हाउस के मुताबिक। केडिया कमोडिटी और एसएमसी कॉम्प्रेट का मानना है कि 50,000 का लेवल तो आपको दिख ही जाएगा। एंजल कमोडिटी ट्रस्ट लाइन ने 49,000 का टारगेट दिया है और निर्मल बंग और चॉइस ब्रोकिंग ने 48,000 का टारगेट दिया है। मतलब यहाँ तक तो तेज़ी के टारगेट आ रहे हैं। मोतीलाल ओसवाल ने 47,500 और ट्रेड बुल्स ने 47,000। मतलब तेज़ी रहेगी, इस बात को लेकर सहमति है। आंकड़े थोड़े ऊपर नीचे हो सकते हैं। किसी ने ऊपर का टारगेट दिया है, ज़्यादा ऊपर का, किसी ने थोड़ा कम का टारगेट दिया है, लेकिन सब इस बात को लेकर सहमत हैं कि गोल्ड के दाम यहाँ से बढ़ सकते हैं। दूसरा सवाल हमने ये पूछा था कि मौजूदा भाव पर फिर 46,000 के नीचे जब गोल्ड का मार्केट लुढ़का है तो 46,000 के आसपास क्या गोल्ड खरीदना चाहिए। तो 80% ब्रोकर्स ये मानते हैं कि बिल्कुल 46,000 के नीचे गोल्ड में बाइंग करनी चाहिए। ये एक अच्छा इन्वेस्टमेंट होगा, अच्छा ट्रेड भी होगा। सिर्फ और सिर्फ 20% एक्सपर्ट कह रहे हैं कि बेचना चाहिए। उनकी वो भी हालांकि ये कह रहे हैं कि आप अगर बेचें तो ट्रेड के लिहाज से बेचें और 200-300-400 रुपये नीचे आ जाए तो वहाँ पर निकल जाए। मतलब उनको भी ये नहीं लगता कि गिरावट बहुत ज़्यादा रहेगी। हाँ, 300-400 रुपये अगर आपको मुनाफा खाना है तब उनके मुताबिक आप शॉर्ट कर सकते हैं, ऐसा मानना है 20% ब्रोकर का। कुणाल जी, आप एग्री करते हैं क्या 46,000 के नीचे क्या गोल्ड में निश्चित होकर के बाइंग शुरू कर देनी चाहिए? हाँ, मुझे कोई लंबी मंदी नहीं लग रही है मृत्युंजय जी। मेरी राय में ये जो करेक्शन है वो बहुत ही मोमेंट्री है और मैं जैसे किशोर जी ने जो आपको अभी जस्ट एक्सप्लेन किया उस इन लाइन विद दैट, इन टू एडिशन विद दैट, आगे इन्फ्लेशन आने वाला है। इन्फ्लेशन ऑलरेडी असेट प्राइस में तो आना चालू हो गया है, पर कंजम्पशन में आएगा कि नहीं आएगा वो मालूम नहीं है। आगे जाके ये लिक्विडिटी सिस्टम में से निकलेगी, धीरे धीरे कम होगी 6, 8, 10, 12 महीने बाद, तो भी क्या होगा किसी को मालूम नहीं है। सो बेसिकली वी आर इन अ वेरी अनचार्टेड टेरिटरी राइट नाउ और इतनी अनसर्टेनिटी में इवन इफ आप गोल्ड लेते हो और समझो गोल्ड 5% नीचे भी चला जाता है तो अफसोस नहीं करना चाहिए। यू शुड हैव एक्सपोजर इन गोल्ड एट दिस काइंड ऑफ मार्केट इन दिस काइंड ऑफ टाइम, क्योंकि अगर कुछ गलत होता है तो आपके पास इंश्योरेंस के लिहाज से कुछ है नहीं। सो दैट्स व्हाई यू शुड ओन गोल्ड। और अभी प्राइस करेक्ट हुआ है तो 100% लेना चाहिए। ठीक है, तो आप एग्री करते हैं कि गिरावट पर बाइंग की जाए। किशोर जी, आप क्या सुझाव देंगे? मैं पहले आपसे ट्रेडर के लिए पूछता हूं और फिर मैं इन्वेस्टर के लिए आपकी राय चाहूँगा। ट्रेडर को अब क्या करना चाहिए? क्या 46,000 के नीचे खरीदने में कोई बड़ा रिस्क नहीं है? पोजिशनल ट्रेड लेना ठीक रहेगा? पोजिशनल के लिए थोड़ा सा मुझे लगता है वेट करना चाहिए कि अगर 46,000 के नीचे, मतलब जो आपको 46,000 इंडिया में एक्चुअली थोड़ा सा राउंड फिगर है, बट मैं देखता हूँ $1,750, मतलब आपको इंडिया में और 200-300 रुपए के नीचे का, मतलब 45,700, 45,800 क्रिटिकल सपोर्ट लेवल्स है। तो आई थिंक वहाँ पे आपको मार्केट स्टेबलाइज होगा कि नहीं होगा देखना चाहिए। मैं थोड़ा सा वेट करूंगा। इंट्राडे या 1-2 दिन के हिसाब से अगर मैं बाय करना चाहता हूं तो 44,600 का स्टॉप लॉस के साथ मैं बाइंग करना प्रेफर करूंगा। प्रॉब्ली 47,000 में आएगा तो एक बार निकल जाएंगे। बट आई थिंक ट्रेडर्स पॉइंट ऑफ व्यू अलग है। जैसा आपने पूछा है कि मैं 46,000 के नीचे बिल्कुल खरीदूं कि नहीं खरीदूं, आई थिंक मैं वेट करना पसंद करूंगा। अच्छा, आप वेट करना पसंद करेंगे। आपने 45,400 पर बाइंग की राय दी है और आपने टारगेट दिया है 47,000 का और स्टॉप लॉस 44,600। 44,600 का जो स्टॉप लॉस आपने दिया है किशोर जी, तो ऐसे में क्या आपके मन में भी कहीं ना कहीं ये है कि एक बार गोल्ड का प्राइस 45,000 के लेवल को भी तोड़ सकता है या 45,000 तक आ सकता है?
हो सकता है, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। 1720 1730 का नीचे थोड़ा सा इसको शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर आ जाएगा, बिकॉज क्या होता है कि आपको लॉन्ग टर्म तेजी रहेगा, फिर भी क्या होता है कि शॉर्ट टर्म में कुछ टेक्निकल लेवल्स टूट जाएगा तो सेलिंग प्रेशर आ जाएगा। ग्लोबली आपको ये पता है कि ग्लोबली मोस्ट ऑफ द मार्केट्स एल्गोस के थ्रू चल रहे हैं, तो एल्गोस में एक क्रिटिकल लेवल से जब भी ब्रेक डाउन हो जाता है तो एक सेल ऑफ जो देखने के लिए मिल सकता है। तो मैं उस एंगल से मैं देख रहा हूं कि अगर कुछ शार्प सेल ऑफ आ सकता है तो इन्वेस्टर्स को प्रॉब्लम हो सकता है। इसीलिए मैं थोड़ा सा वेट करके यहाँ पे अगर स्टेबलाइज हो जाएगा और थोड़ा सा रिकवरी दिखेगा उसके बाद बाइंग करना बेटर रहेगा। ठीक है, तो आप करें एक बार मार्केट स्थिर हो जाए उसके बाद बाइंग शुरू करें। कुणाल जी, मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूं कि जून तक के लिए 52,000 तक के टारगेट आ रहे हैं, आपके हिसाब से ये तो ऊपर का टारगेट है, लेकिन 52,000 के टारगेट के लिए एंट्री लेवल क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? क्या एग्जैक्ट एंट्री लेवल होनी चाहिए जून तक के लिए, मैं पूछ रहा हूं आपसे। जी, मेरी राय में जून तक के लिहाज से अगर आप देखेंगे तो कंजर्वेटिवली, जैसे मैंने कहा 49 हमारा व्यू है, 49,500 49,000 इतने टारगेट आएंगे। मैं बहुत ज्यादा एग्रेसिव टारगेट इसके लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं एग्रेसिव टारगेट इसके लिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये जो क्वार्टर है इसमें हाईएस्ट ग्रोथ आने वाला है पूरे वर्ल्ड में, तो इसके कारण गोल्ड बहुत ज्यादा नहीं बढ़ पाएगा। पर सेकेंड हाफ ऑफ 2021 उसमें मुझे लंबी तेजी लग रही है गोल्ड में। ये क्वार्टर में इतनी बड़ी तेजी नहीं आएगी, पर जो नेक्स्ट क्वार्टर है, नेक्स्ट हाफ है, उसमें आपको एक बहुत बड़ी अपसाइड देखने मिल सकती है, सेकेंड हाफ ऑफ द 2021। अच्छा, तो आप करें कि 2021 की दूसरी छमाही में, मतलब जून से दिसंबर के बीच आपको गोल्ड में ज्यादा तेजी दिख रही है। ज्यादा मतलब कितना, कहां तक भाव जा सकता है कुणाल जी? जी, अगर ये जो यूएस के जो सेंट्रल बैंक्स है वो ये ऐसे ही प्रिंट करते रहती है तो मेरी राय में गोल्ड फिर से $2,000-2,050 बहुत कंजर्वेटिवली हो जाएगा। और अगर कुछ फाइनेंशियल मार्केट में क्रैश या ऐसा कोई प्रॉब्लम आता है बिकॉज ऑफ द असेट बबल जो ऑलरेडी बन रहे हैं सब जगह पे, असेट बबल फॉर्म होने चालू हो गए, तो ऐसा ये बबल कोई बस्ट होता है तो कोई भी प्राइस टारगेट देना वाजिब नहीं होगा। जहां पे बिटकॉइन जैसा असेट क्लास 20,000 से 50,000 हो सकता है, तो गोल्ड जो इंट्रिंसिक वैल्यू होल्ड करता है, जो अल्टरनेटिव करेंसी माना जाता है पूरे वर्ल्ड में, इसमें तो आपको ऐसे टाइम पे निवेश करके रखना चाहिए। और अगर कोई प्रॉब्लम या क्रैश नहीं आता है तो भी आपको $2,000-2,050 तक के रेट मिलेंगे। और कुछ प्रॉब्लम हुआ वर्ल्ड में फाइनेंशियल मार्केट में तो $2,200 का रेट भी आपको दिख सकता है गोल्ड में। ओके, तो ये राय हो गई आपकी गोल्ड पर ओवरऑल। अब हम बात करते हैं सिल्वर की, चांदी की। चांदी का मार्केट भी बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव वाला मार्केट रहा है पिछले कुछ दिनों में। हालांकि आगे 2021 में डिमांड बढ़ने की बात की जा रही है, फंडामेंटल मजबूत हैं। 2021 में जो ग्लोबल डिमांड है वो 8 साल में सबसे ज़्यादा रहने का अनुमान लगाया गया है। तो किशोर जी, चूँकि अब इंडस्ट्रियल डिमांड में भी बढ़ने की बात हो रही है और ETF में भी डिमांड बढ़ रही है ग्लोबली सिल्वर में, तो क्या चांदी खरीदने का सही मौका है, सही वक्त है? चांदी और गोल्ड दोनों में तो अंडरलाइंग टोन बाइंग का रहेगा, अंडरलाइंग ट्रेंड बाइंग का रहेगा। बट अगेन जैसा आपने सही बताया कि चांदी में वॉलेटिलिटी ज़्यादा रहता है, तो एक चीज़ है कि जब भी गोल्ड आपको 1-2% नीचे चले जाता है तो चांदी 4-5% नीचे में आपको दिख जाता है। तो उस हिसाब से आप अगर देखें तो थोड़ा सा कॉशियस रहना चाहिए। बट अगेन हैविंग सेड दैट कि लॉन्ग टर्म मजबूत है चांदी के लिए भी और गोल्ड के लिए भी, तो मेरे हिसाब से चांदी गोल्ड से बेहतर परफॉर्म कर सकता है ओवर ए लॉन्गर टर्म। एट द सेम टाइम आपको डाउन साइड में जो 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 झटका मिल सकता है वो सिल्वर से ज्यादा मिलेगा, तो वो आप समझ के आप सिल्वर खरीद लीजिए। और दूसरी चीज़ ये कि जैसा आपने बताया कि ग्लोबली सिल्वर का डिमांड बढ़ रहे हैं, स्पेशली आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल के सेगमेंट में हो सकता है। ओवरऑल इवन बेस मेटल्स एज अ सेगमेंट उसका डिमांड बढ़ रहे हैं, बिकॉज डिमांड साइकिल किक इन हो गया और सप्लाई इतना शार्पली रिस्पॉन्ड नहीं कर सकता है, तो कहीं ना कहीं बेस मेटल्स के साथ साथ सिल्वर गोल्ड से आउट परफॉर्म करेगा। बट दैट कम्स विद दैट रिस्क कि जो आपको डाउन साइड में ज़्यादा कभी देखने के लिए मिल भी सकता है, तो इन्वेस्टर उसके लिए तैयार रहना चाहिए। और अब बात होगी कच्चे तेल पर कि क्रूड के दाम बहुत बढ़े हैं और जिसका बड़ा इम्पैक्ट हमने पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर भी देखा। 100 के पार तक चला गया कुछ जगहों पर पेट्रोल का भाव। इसको लेकर चर्चाएं खूब हो रही हैं। हमारे साथ इस पर बातचीत करने के लिए RS शर्मा साहब हैं, पूर्व चेयरमैन ONGC के,
सर बहुत बहुत स्वागत है आपका शर्मा जी। सर अब आप बताएं कि क्रूड को लेकर सारी बातें सामने आ चुकी हैं। एक तो अमेरिका का जो टेक्सास का इलाका है वहाँ पर जिस तरह से ठंड बढ़ी है, बर्फीली तूफान से उत्पादन बिल्कुल ठप हो गया है, पाइपलाइन तक फ्रीज हो गई है और बिल्कुल हालात वहाँ पर बहुत ख़राब हैं, बिजली नहीं है, बहुत तरह की दिक्कतें हैं। उसका इम्पैक्ट हमने प्राइस पर देखा, लेकिन दूसरी तरफ उसका इम्पैक्ट एक ये भी है कि रिफाइनरीज में कामकाज बंद हो गया है, तो लिहाजा रिफाइनरीज में जो क्रूड की डिमांड होती थी वो भी कम हो गई है। तो दोनों खबरों का अब आप क्या इम्पैक्ट देख रहे हैं? क्या आगे क्रूड में उबाल और बढ़ सकता है या आपको लगता है कि ये उबाल ठंडा पड़ेगा? मुझे लगता है कि अभी ये ठंडा पड़ेगा, क्योंकि मैं आज ही सवेरे न्यूज़ पढ़ रहा था कि अरामको अभी क्योंकि क्रूड के दाम ठीक हो गए हैं तो वो अपना प्रोडक्शन बढ़ाने की बात कर रहे हैं। तो वो अगर बढ़ाने की बात कर रहे हैं, ओपेक प्लस उन्होंने जो आर्टिफिशियल जो प्रोडक्शन कट जो इतना ज्यादा किया हुआ है, तो अगर वो प्रोडक्शन में बढ़ोतरी होगी तो उसमें दाम इसके बाद इसका मतलब ईज होंगे। और ये जो टेक्सास फ्रीज का ये जो है, आई फील ये मोमेंटरी है। तो यहाँ से बाहर निकलेगा तो वहाँ पे भी कंजम्पशन चालू होगी। और देखिए, ये एनर्जी तो ऐसी चीज है, एनर्जी के बगैर तो कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी, कोई भी कमर्शियल एक्टिविटी, इवन पर्सनल जो लाइफ जो है वो भी बहुत डिस्टर्ब हो जाती है जी। हम देख रहे हैं वो टेक्सास फ्रीज में जो है नेवर बिफोर काइंड ऑफ थिंग, जहां यूएस में गैस के दाम $2-3 चलते हैं हेनरी हब पर, अब वो ओक्लाहोमा वगैरह में $600 पहुंच गए हैं। तो क्योंकि एनर्जी के बगैर किसी का भी गुजारा नहीं है, तो उसमें ये तो बेसिक नेसेसिटी है लाइफ की, किसी भी कीमत पर लोग उसको फिर खरीदते हैं। तो वही चीज यहाँ पे भी है। पर मैं सोचता हूँ कि अभी बहुत ज्यादा उछाल नहीं आएगा, क्योंकि अभी ये ओपेक प्लस वाले जो हैं, इनका जो प्रोडक्शन कट उन्होंने किए थे जबकि क्रूड के दाम बहुत नीचे हो गए थे, और वो आर्टिफिशियली उसको जो है सप्लाई को कम करना चाहते थे। पर अभी मुझे लगता है कि नहीं, उसके अंदर वो कुछ ईज आएगी, प्रोडक्शन में कुछ बढ़ोतरी होगी। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि दाम अब यहाँ से बहुत ज्यादा बढ़ेंगे नहीं, तो ऐसे में कुणाल जी, जो लोग ट्रेड लेना चाहते हैं क्रूड में, उनको अब क्या करना चाहिए? जी, क्रूड में मुझे आई एग्री विद शर्मा जी, और मुझे लग रहा है क्रूड में ऑलरेडी हमने बहुत ह्यूमंगस अपसाइड देखी है। पर ये जो विंटर यूएस में जो विंटर स्टॉर्म आया था, उसके कारण रफली 2 मिलियन बैरल का प्रोडक्शन कट हो गया था यूएस में, और उसके कारण हमने ऑयल में ₹200 का उछाल आते हुए देखा था। सो आई थिंक नाउ द वेदर इज मॉडरेटिंग, और धीरे धीरे नेक्स्ट हफ्ते तक प्रोडक्शन भी ऑन स्ट्रीम आ जाएगा। सो मुझे यहाँ से कोई भी उछाले पे बेच के काम करना चाहिए, 4350 के आसपास बेचना चाहिए, 4210, 42 जी। तो ये राय आपकी क्रूड पर है ट्रेड के लिहाज से। किशोर जी, आप एग्री करते हैं क्या? आपको भी लगता है कि क्रूड में अभी बेचने का ट्रेड लिया जाए? क्या सुझाव आपका? या बिल्कुल मिलते हैं। आई थिंक यहाँ पे जो टेक्सास फ्रीज है, मेरे हिसाब से संडे तक तो इसका काफी हद तक एंड हो सकता है। मोस्ट ऑफ द टाइम मतलब आपका जो प्रोडक्शन है, आई थिंक नेक्स्ट वीक तक काफी हद तक आ जाएगा। बट आई थिंक आज के लिए मैं इंट्राडे के लिए थोड़ा सा बाइंग का सजेस्ट करूंगा। बट आई थिंक अगले हफ्ते के लिए अगर ट्रेड करना है तो ऊपर में बिकवाली ही करके चलना चाहिए। और इसमें मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा ऑलरेडी प्राइस इन हो चुका है, एंड इतना शॉर्टेज है ही नहीं है मार्केट में, सो दैट विल बी एड्रेस्ड। सो करते हैं कि आगे के लिए इतना शॉर्टेज है नहीं, नेक्स्ट वीक के लिए देख रहे हैं तो जी। तो आप कह रहे हैं कि आगे के लिए इतना शॉर्टेज है नहीं, तो दाम बहुत ज्यादा ऊपर नहीं जाएंगे। लेकिन शर्मा जी, सर आपसे एक सवाल मैं और पूछना चाहता हूँ कि आप कह रहे हैं कि दाम कम होंगे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, अब अगर उत्पादन बढ़ेगा तो एक चीज सर और, कि उत्पादन ठीक है अगर बढ़ जाता है तो सप्लाई के फ्रंट पर अच्छी खबर आएगी, लेकिन दूसरी तरफ ओपेक और नॉन ओपेक बार बार इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं
कि अप्रैल से पहले उनकी तरफ से जो कटौती हो रही है उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं होगी, मतलब वो बढ़ाएंगे नहीं उत्पादन, और दूसरी तरफ डिमांड में रिकवरी के संकेत दिख रहे हैं दुनिया के कई देशों से। इसका क्या इम्पैक्ट आप देख रहे हैं? आपकी बात सही भी है, पर मैं थोड़ा सा डिसएग्री करता हूं, क्योंकि अभी मैं आज ही की सवेरे की मैं जो न्यूज आइटम मैंने कहाँ पढ़ी है मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, इंटरनेशनल न्यूज आइटम ही था कि वो अरामको जो है वो प्रोडक्शन बढ़ाने की बात कर रहा है, और इससे पहले ईरान भी बोल चुका है वो प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हैं, लीबिया भी बोल चुका है प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हैं। तो अभी इतना टाइम से इनका अभी तक तो ये था कि इट वाज अ मैटर ऑफ सर्वाइवल, जिस हिसाब से क्रूड के दाम एकदम कोलैप्स होके $30 से नीचे चले गए थे, ब्रेंट के भी जो है $20-19 तक चले गए थे उस वक्त, तो उनके लिए इट वाज अ क्वेश्चन ऑफ सर्वाइवल। तो और वैसे भी जो है तकरीबन 20 मिलियन बैरल प्रतिदिन की जो है डिमांड भी कम हो गई थी, तो उन्होंने उस वक्त प्रोडक्शन कट किया था। तो अभी आपका कहना सही है, थोड़ी डिमांड बढ़ भी रही है, पर बहुत अनसर्टेनिटी है। देखिए आप हमारे देश में देखिए, अभी दोबारा से लॉकडाउन की बात हो रही है, बॉम्बे के अंदर दोबारा SOPs की बात हो गई है। ये इंटरनेशनल ट्रेवल पे अभी जो आज ही मैं न्यूज देख रहा था 23 फरवरी से फिर कुछ और रेस्ट्रिक्शन लगाई जा रही है। जी। तो अभी इंटरनेशनल स्काईज हैव नॉट ओपन। ओके। तो अभी जो है, बल्कि ये जो नई म्यूटेशंस जो हो रही हैं, ये कैंट म्यूटेशन और ये जो अफ्रीकन वो जो है वो ज्यादा चिंताजनक है। अच्छा। तो अभी सरकार का भी आप देख रहे हैं एडवाइस यही है कि आप अभी जो है थोड़ा सबड्यूड रहिए, ज्यादा ओपन अप करने की जरूरत नहीं जी। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि डिमांड तो बढ़ रही है, लेकिन डिमांड में कोई बड़ी बढ़ोतरी होने के फिलहाल संकेत नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि अभी भी हालात को लेकर के चिंता बनी हुई है दुनिया के कई देशों में। बहुत शुक्रिया शर्मा जी आपका, कुणाल जी आपका, किशोर जी आपका, हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि बुलियन और क्रूड का मार्केट आगे कैसा रहने वाला है।